चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है। इसको आप ऐसा का ऐसा याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इसको ऐसे कैसे लिख के आ जाइएगा। ठीक है। यह आपराधिक गतिविधि, नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, जुआ आदि, जो पिछली स्लाइड्स में जो सारी लिस्ट बताई थी उसकी कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख दिए। आपको कुछ उदाहरण याद कर लीजिए। सारी लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप पेश कर दीजिए, आदि लिख दीजिए, वो समझ जाएगा। ठीक है। नहीं, एक छात्रा कह रही है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने जैसा है। बिल्कुल नहीं, वो अलग चीज है। व्हाइट बनाना अलग चीज है, ब्लैक मनी अलग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी के लिए नहीं किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग टेंटेड मनी के लिए किया जाता है। इन दोनों में फर्क समझिए। आपको मैं ये फर्क समझा रहा हूं, इसको ध्यान देकर सुनिए। नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध टेंटेड मनी से क्यों है, ब्लैक मनी से क्यों नहीं है। ठीक है। देखिए, जरा कल्पना कीजिए कि हाँ, अवैध अवैध वही मैं आपको बता रहा हूं कि काला धन क्या होता है और अवैध धन क्या होता है। इन दोनों में अंतर होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का संदर्भ ज्यादा जो है वो अवैध धन से जोड़ा जाता है। अब इसको ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए कि मेरे रेस्टोरेंट चल रहे हैं और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे उन रेस्टोरेंट की चेन जो है मेरी चल रही है, मतलब कई शहरों में वो रेस्टोरेंट है, और मैं महीने का 50 करोड़ रुपया कमाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, महीने का 50 करोड़ कमाता हूँ। आपसे पूछूं, क्या रेस्टोरेंट चलाना अवैध गतिविधि है? नहीं। लेकिन वैध गतिविधि होते हुए भी अगर मैं 50 करोड़ कमा रहा हूं या 10 करोड़ कमा रहा हूं महीने का, तो क्या मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, टैक्स मैंने अगर दे दिया, अब इतनी बड़ी राशि पर निश्चित तौर पे लगभग आप मान के चलें कि 1/3 टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो 10 करोड़ में से मुझे मिनिमम 3 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को दे देने हैं। अगर मैंने 3 करोड़ दे दिए, तो ये जो धन मेरे पास है, ये काला धन नहीं कहलाएगा और मैं चैन की नींद सो सकूंगा। लेकिन अगर मैं ये 3 करोड़ बचाना चाहता हूं 10 करोड़ में से, क्योंकि 3 करोड़ भी तो बड़ी राशि है, मैं सोचूं कि भाई मैं सरकार को क्यों दूं, तो मैं अपनी कमाई झूठे इनवॉइसेस या इनवॉइसेस ना बनाकर ये दिखाऊंगा कि मेरा रेस्टोरेंट चल ही नहीं रहा। क्लियर हुआ? तो मैं उस पे टैक्स नहीं भरूंगा। तो वो हो गया काला धन। ऐसा धन जिस पे टैक्स नहीं भरा गया है, वो काला धन। अब ये काला धन जरूरी नहीं है कि किसी अवैध गतिविधि से कमाया जाए। हो सकता है कि गतिविधि जो है, जिस कृत्य में व्यक्ति संलिप्त है, वो वैध हो, वैलिड हो। जैसे रेस्टोरेंट चलाना कोई अवैध गतिविधि नहीं है, ये काला धन है। बात समझ में आई? लेकिन एक धन होता है जो अवैध गतिविधि से कमाया जाता है। मान लीजिए मैं ड्रग स्मगलर हूँ नहीं, मैं तो शिक्षक हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों को मान लीजिए कहे तो वाकई में मानने लगते हैं कि ये ड्रग स्मगलर बैठे हुए, या जो है हमारे सर ड्रग स्मगलिंग करते हैं। ठीक है। मानना है, सिर्फ एज्यूम करना है मैं ड्रग स्मगलर हूं। अब ये जो पैसा आ रहा है ड्रग स्मगलिंग से, ठीक है, ये हो गया अवैध धन, अवैध गतिविधि से प्राप्त धन। अब इसमें खतरा ये है कि मैं टैक्स भी भर दूंगा तो भी प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसका स्रोत क्या है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि ड्रग स्मगलिंग से पैसा कमाया या वेश्यावृत्ति का कार्टेल चला के पैसा कमाया, मैंने कमाया 50 करोड़, 1/3 सरकार को टैक्स भर दिया,
तो बाकी का पैसा अब मैं शांति से सो सकता हूँ? नहीं, कि मैंने टैक्स भर दिया है। क्लियर हुआ? वो फिर भी गलत है, फिर भी मुझे भय रहेगा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा क्योंकि मैंने ये पैसा जो है वो अवैध गतिविधि से कमाया है। क्लियर हुआ? जहाँ तक काला धन है, उससे मेरा पीछा छूट जाएगा जैसे ही मैं टैक्स भर दूँगा। लेकिन जो अवैध गतिविधि से कमाया धन है, उससे पीछा नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात होती है, देखिए इसमें 2 शब्द हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग शब्द का अर्थ क्या है? आप कपड़े लॉन्ड्री में क्यों देते हैं? एक छात्रा मेरे ख्याल से ये जो है मेरा लेक्चर दोबारा अटेंड कर रही हैं, तो वो कह रही हैं कि सर मनी लॉन्ड्रिंग का पिछले क्लास में टमाटर वाली एजेंसी विदेश की याद है सर, कंठस्थ हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं जो लेक्चर को जो है थोड़ा उसकी गति धीमी रखता हूँ ताकि आप चीजें जो है अंदर आपके समा जाएं। क्योंकि जब आप कोई चीज धीमी गति से सुनते हो तो आपका मस्तिष्क जो है उसे बड़े ध्यान लगाकर ग्रहण करता है। हाँ, लॉन्ड्री में इसलिए देते हैं कपड़े साफ करने के लिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है, हाँ, आप इसको धन शोधन भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए यूपीएससी प्रश्न भी पूछता है तो उसमें हिंदी में भी मनी लॉन्ड्रिंग ही लिखता है। ठीक है ना? लेकिन आप धन शोधन इसको लिख के आ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही हुआ कि मनी को लॉन्डर किया जा रहा है, मनी को जो अवैध गतिविधि से धन मिला, मैला धन, उसको साफ करना। ये मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर हुआ? समझ में आया? काले धन में और अवैध गतिविधि से प्राप्त धन में क्या फर्क है, ये समझ में आया आपको? और अवैध गतिविधि से धन प्राप्त जो किया गया है, उसको टैक्स देकर साफ नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो इसको देखिए, यह आपराधिक गतिविधि नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति, ब्लैकमेलिंग, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, आप देखिए इनमें मैंने कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं लिखी है जो वैध हो, जो इलीगल ना हो। समझ में आई? हाँ, अवैध धन को वैध बनाना ये मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सही, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है? के माध्यम से अर्जित अवैध धन को वैध और कानूनी स्रोत या गतिविधि से आने वाला धन के रूप में प्रस्तुत करने का एक आपराधिक कार्य है। ये कैसे किया जाता है? जो अवैध गतिविधि से प्राप्त धन है, देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए मैं ड्रग स्मगलर हूँ, मैं 50 करोड़ कमा रहा हूँ महीने का। अब मैं वो क्यों कमा रहा हूँ? निश्चित तौर पे मैं उसे एन्जॉय कर सकूँ उसके लिए कमा रहा हूँ। अब मैं एन्जॉय करने लगूँ, बड़ी-सी कोठी बना लूँ, पॉश एरिया में, बहुत सारी गाड़ियाँ ले लूँ, नौकर-चाकर सब कुछ और आलीशान तरीके से रह रहा हूँ। तो जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या जो एनफोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, उनके कान खड़े हो जाएँगे, बोलेंगे ये कौन है भाई? इनके पास कहाँ से धन प्राप्त है? इनका क्या धंधा है? ये क्या बिज़नेस करते हैं? और जब उनको पता चलेगा कि ये तो ड्रग स्मगलर हैं, तो मुझ पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और कानूनी कार्रवाई जब होगी, तो जितना भी अवैध धन मैंने कमाया है, न सिर्फ वो सीज़ हो जाएगा, उससे जो प्रॉपर्टी बनाई है वो सीज़ हो जाएगा, मेरी संपत्ति जो है सीज़ कर ली जाएगी, बल्कि मुझे जेल में भी डाल दिया जाएगा। समझ में आया? एक छात्रा कह रही है सर टमाटर का एग्जांपल हमें भी दीजिए। आपको टमाटर का नहीं, हम कोई और एग्जांपल दे देंगे, ठीक है? ताकि जो टमाटर का एग्जांपल सुने बैठे हैं, कम से कम उनको भी रुचि रहे। हाँ, मिर्ची का एग्जांपल सही रहेगा। वो हमने एक मूवी देखी थी, हम उसका नाम भूल गए हैं, जिसमें मिर्ची सेठ जो है वो अवैध गतिविधियों में शामिल होता है, देश विरोधी गतिविधियों में। सरफरोश, हाँ,
बहुत अच्छा। आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है वो, सरफरोश। ठीक है। देखिए, यह मूल रूप से अवैध रूप से अर्जित धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता है और इसकी मदद से उसे जांच एजेंसियों या देश के कानून का ध्यान आकर्षित किए बिना कानूनी रूप से उपयोग करने योग्य बेदाग और स्वच्छ धन के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका है, जिसे आपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति की जब्ती या सजा होने से रोका जा सके। क्लियर हुआ? इसमें कोई समस्या है? ये समझ में आया आपको? ठीक है, गुड। मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले तरीके ये हैं। स्मर्फिंग मतलब कि छोटे-छोटे बड़ा अमाउंट है उसको छोटा-छोटा करके बैंक अकाउंट्स में डालना और फिर उसको दूसरी जगह लेयरिंग के द्वारा भेजना, ताकि उसे स्रोत से दूर किया जा सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन जब लॉन्च हो तो पकड़ा ना जा सके। एक छात्र कह रहे हैं, सर आप अपने बारे में एग्जाम्पल ना दिया करें, हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक्स व्यक्ति का उदाहरण दे दें। आपका ये जो प्रेम है, इसे मैं इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि कोई भी नकारात्मक एग्ज़ाम्पल खुद का नहीं दूँगा। एक जो है प्रश्न पूछा है एक छात्रा ने कि सर अवैध धन को वैध धन कैसे बनाया जाता है जा सकता है? कोई एग्ज़ाम्पल देकर समझाएँ। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक ही इस विषय के ऊपर है, लेकिन मैं आपको जो है एक एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए, मैं वो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जो प्राय जो है, जो एजेंसियाँ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, उन्होंने पाया है। आपने अब वो टमाटर वाला एग्ज़ाम्पल तो पिछले बैच में दे दिया, यहाँ पर कुछ छात्र बैठे हैं, मेरे ख्याल से वो दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं। उन्हें मुझसे कुछ विशेष प्रेम दिखता है कि वो दोबारा मेरे लेक्चर अटेंड करने आ गए हैं और बोर भी नहीं हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको बोर नहीं करूँगा। तो एक नया उदाहरण लेते हैं। आपने आर्टिस्ट और पेंटर्स सुना होगा। आर्टिस्ट और पेंटर्स, उनकी पेंटिंग आपने देखी होंगी, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। सुना है? हाँ। अच्छा, आपने देखा है कि कुछ पेंटिंग जो है वो उनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। जानते हैं आप? और आप उस पेंटिंग को देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है भाई? देखा होगा आपने? या आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है ना? जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ होती है कि किस पेंटिंग की क्या कीमत होगी, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? अब ये तो लेने वाले पे निर्भर है और देने वाले पे निर्भर है कि लेने वाला उसकी क्या कीमत लगाए, उस पेंटिंग को क्यों महत्वपूर्ण माने। बात समझ में आई? हाँ, कुछ मैं जो है आर्टिस्टों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे महान आर्टिस्ट हुए, जो वाक़ई में महान थे, जो वाक़ई में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये जो कला का क्षेत्र होता है, आपको बताऊँ 2009 तक तो इस पे इनकम टैक्स नहीं लगता था। जो कलाकार पैसा कमाते थे ना, उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता था। अब कल्पना कीजिए कि इसको ऐसे समझिए कि मैं इसको लिख देता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। पैसा आता है अवैध गतिविधि से।
अवैध स्रोत से। ठीक है? लेकिन दिखाया जाता है कि ये पैसा पेंटिंग बेच के, ये एक बस उदाहरण है, पेंटिंग की जगह को कोई आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि कलाओं का तो क्या ही कीमत है भाई, है कि नहीं? जैसे शिक्षण के क्षेत्र में एक शिक्षक की क्या फी होगी, ये तो वेरिएबल है ना। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी के समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि नहीं? एक हमारे पास छात्र आए थे किसी विषय को लेके, कोई साइंस से संबंधित विषय था। उनका उनको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, काफ़ी अमीर छात्र था। आके मुझे बोलता है कि सर आप ये मुझे विषय पढ़ा दीजिए, आप जो कीमत बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं आँकी जा सकती। तो ये दिखाया जाए कि ये पैसा जो है पेंटिंग बेचकर या कोई आर्टिफैक्ट बेचकर आ रहा है। अब ये काम कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से सुनिए समझिएगा। आपको मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएँगी बाद में, ठीक है? बेचकर आ रहा है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भई इस पेंटिंग की इतनी कीमत देगा कौन? हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि भई किसको बेची? किसने पैसे दिए? लेकिन आप कल्पना कीजिए कि यूके का या सेशल्स का ये जो टैक्स हेवन माने गए हैं, जैसे यूके के साथ तो खैर हमारी अभी संधि है, प्रत्यार्पण की भी संधि है, जैसे स्विस बैंक्स, स्विट्जरलैंड में इन चीज़ों को लेके काफ़ी गोपनीयता निर्धारित करने वाले कानून हैं, जहाँ पर जो है डिटेल नहीं बताई जाती। लेकिन कल्पना कीजिए कि सेशल्स या यूके का एक खरीदार इस पेंटिंग के लिए इतने पैसे देने के लिए तैयार है। अवैध स्रोत क्या है? अवैध स्रोत है मतलब कि अवैध गतिविधि से प्राप्त पैसा। जैसे कि ड्रग स्मगलिंग से 100 करोड़ कमा लिए। अब आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो 100 करोड़ मेरे पास हैं, ये 100 करोड़ वैध गतिविधि से मैंने प्राप्त किए हैं, यही मनी लॉन्ड्रिंग है। ये मैं आपको ये उदाहरण देके समझा रहा हूं। ठीक है? समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, ये है स्मगलर। स्मगलर को 100 करोड़ वैध बनाने हैं। तो ये स्मगलर क्या करेगा? ये जाएगा हवाला एजेंट के पास और हवाला के थ्रू इस पैसे को यूके के एक व्यक्ति के पास भेज देगा। अब ये यूके का व्यक्ति इस पेंटिंग को किसी आर्टिस्ट, ठीक है ना, किसी आर्टिस्ट की इस पेंटिंग के लिए 100 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। वो कहता है कि मैं भाई जो आर्ट है उसका बड़ा प्रशंसक हूं और वाह क्या पेंटिंग बनाई है और मैं इसके लिए 100 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। ऑक्शन होता है, पूरा वैध दिखाया जाता है, ऑक्शन में बोली लगती है, दो चार लोग बिठा दिए जाते हैं और ये व्यक्ति जो है ऑक्शन में बोली लगा देता है, ये पेंटिंग इतनी जबरदस्त है कि इसके मैं 100 करोड़ भी खर्चने के लिए तैयार हूं। बात समझ में आई? आपको क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, ये तो स्मगलर है। 100 करोड़ इसने हवाला के थ्रू यूके भेजे, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेगा? वो तो रह तो यहाँ भारत में रहा है ना, उसको तो जो पैसा कमा रहा है उससे जो है ऐशो आराम करनी है। ये क्लियर हुआ? हाँ, झूठी प्रशंसा, बिल्कुल सही बात। ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तरीके बहुत सारे हैं।
मैंने जब इसका मनी लॉन्ड्रिंग के उदाहरणों का अध्ययन किया था, तो उसमें तरीके बहुत सारे आए थे। उसमें से एक जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। हवाला क्या है? हवाला होता है, हाँ, अब ये हवाला भी आपको समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है उदाहरण समझ में आएगा। हवाला क्या है कि आप किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर 1 करोड़ रुपया लेके जाते हैं, भारत में जो हवाला में 2 ऑपरेटर होते हैं, एक यूके में बैठा है, एक जो है वो इंडिया में बैठा है। इंडिया में आप रुपए में कमा रहे हैं अवैध तरीके से, तो आप उसको 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपया देके आते हैं। ये ऑपरेटर उसको कम्युनिकेट करता है। फिजिकली पैसा कहीं नहीं जाता। फिजिकली इस एक ऑपरेटर के पास जो भारत में बैठा है, इसको पैसा दे दिया जाता है। ये ऑपरेटर जो है वो अपने यूके के एजेंट को कांटेक्ट करता है। यूके का एजेंट जो है उसको पाउंड में कन्वर्ट करके और आपका जो व्यक्ति है यूके में, उसको पाउंड में वो पैसा थमा देता है। ये हवाला है। और उसके लिए वो हवाला ऑपरेटर कुछ परसेंटेज आपसे अपनी फीस ले लेगा। क्लियर हुआ? यहां पर पैसा एक्चुअल में कहीं नहीं जाता, एक्चुअल में यूके नहीं जा रहा है। बस वो फोन पे ये बोल रहे हैं कि भाई इसके बराबर की कीमत मुझे रुपए में मिल गई है, इसको जो है उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से पाउंड में कन्वर्ट करके इसको तू इतना पैसा दे दे, और उसका जो परसेंटेज कट हवाला ऑपरेटर रख लेता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा। आज मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी बंद करूंगा, तो मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं इस उदाहरण को पूरा करने के लिए, फिर हम इस टॉपिक को अगली क्लास में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति ने 100 करोड़ जो है ये पेंटिंग खरीद ली, ये पेंटिंग इस व्यक्ति ने ले ली, ठीक है ना, और 100 करोड़ जो है वो इस आर्टिस्ट को दे दिए। ध्यान दीजिएगा। अब ये आर्टिस्ट मान लीजिए कोई महिला आर्टिस्ट है। ये जो महिला आर्टिस्ट है ये इनकी बीवी है, या मान लीजिए कि पुरुष आर्टिस्ट है, ये इनका भाई है या इनका रिश्तेदार है। ये क्लियर हुआ? अब इस 100 करोड़ को सरकार चैलेंज नहीं कर सकती कि ये 100 करोड़ जो है वो ड्रग्स बेचने से आया है, क्योंकि ये बोला जाएगा कि ये पैसा पेंटिंग बेच के आया है। ये क्लियर हुआ? तो जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ वैध हो गया, क्योंकि पेंटिंग बेचना अवैध गतिविधि नहीं है। और आपको एक रोचक बात बताता हूं, 2008-9 से पहले आर्टिस्टों की इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद जो है इसमें संशोधन किया गया और उनके ऊपर जो है टैक्स इंपोज किया गया। क्लियर हुआ? वही तो आपको बता रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं कि भाई सर इन 100 करोड़ पे टैक्स लगेगा, अब लगेगा क्योंकि सरकार ने इसमें संशोधन किया। लेकिन 2008-9 से पहले जो है आर्ट की सेल पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 2008-9 के बाद संशोधन करके जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लगता है। क्लियर हुआ? अब उसपे भी कैसे टैक्स बचाया जाता है, देखिए वो उतना डिटेल में घुसने की आवश्यकता नहीं है। सीए उस पे भी टैक्स बचा सकता है अलग अलग तरीके से। लेकिन ये आपको समझ में आया कि 100 करोड़ जो ड्रग से आ रहा था उसको वैध तरीके से कैसे दिखा दिया गया। अब ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, सारे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्लास में, लेकिन आपको एक तरीका मैंने बता दिया। पिछली बार टमाटर का उदाहरण दिया था, इस बार जो है ये आर्ट का उदाहरण दिया है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यहां तक क्लियर है? इसको अपने दिमाग में रखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इस टॉपिक को खत्म करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेप क्या होते हैं। उसमें जो लीगल बैंकिंग चैनल है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? क्लियर? तो इसी के साथ जो है आज हम
एक प्रश्न है कि एग्जाम में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में 250 शब्द में आप किसी एग्जाम्पल को इस तरीके से विस्तार से तो नहीं बता सकते, व्याख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए कि होता कैसे है प्रोसेस। तो आप सिर्फ उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे आर्टिस्ट का जो पेंटिंग है या आर्टिफैक्ट्स है, इसका दुरुपयोग किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना? ऐसा आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन व्याख्या करने का आपको चांस नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। व्याख्या तो मुझे इसलिए करनी पड़ रही है ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आए कि होता क्या है, ठीक है? अन्यथा आप जो है इस टॉपिक को याद नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। देखिए, अब जो है आपकी क्लास मंडे को होगी, ठीक है? अब हम मंडे को मिलेंगे। मुझे एक और अनाउंसमेंट करने के लिए बोला गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वीकेंड पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तक वो मैसेज पहुंचा दिया जाए। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन जो चीज अब तक पढ़ाई ही गई है उसको भूल मत जाइएगा, ठीक है? कल क्लास नहीं होगी क्योंकि मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ काम है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से क्लास जो है, ये जो क्लास कल की और परसों की है, ये हमने संडे को कवर कर ली है 2 एक्स्ट्रा क्लास करके, ठीक है ना? ताकि आपका सिलेबस जो है वो टाइम पर ही खत्म हो। ठीक है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।